हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। इसके पीछे की जो स्टोरी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि परसों पहले दिन एक मैं बैठा था ऐसे ही, तो वीडियो के ऊपर कमेंट आती है कि सर हमारे एग्ज़ाम तो पता नहीं होंगे या नहीं होंगे पिछले साल के, यानी कि उसने कमेंट में लिखा था, शायद एक स्टूडेंट थी कि सर हमारे सेकेंड ईयर के तो एग्ज़ाम होंगे या पता नहीं होंगे, आप ऐसा करिए थर्ड ईयर का सिलेबस डिस्कस कर लीजिए जिससे कि हम थोड़ा बहुत पढ़ने लग जाएँ उस चीज़ को। ठीक है। तो मुझे ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना सभी क्लासेस का जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर लिया जाए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का। तो फिर मैंने क्या किया, एक वोटिंग करवाई, यानी कि अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डाली थी और यूट्यूब पे भी डाली थी, और इंस्टाग्राम पे हमने न्यूज़ फीड पे भी पोस्ट डाली, स्टोरी डाली। तो हमने इंस्टाग्राम पे काफ़ी ट्रैफिक है, तो वहाँ पे देखा 87% लोग यस की तरफ वोट कर रहे थे कि हाँ सर सिलेबस पे ज़रूर डिस्कशन करिए और बीएससी क्लासेस चलाइए। ठीक है। और यदि यूट्यूब की बात करें तो यहाँ पर 6-7 जितने भी वोट आए थे उन सब की 100% जो वोटिंग थी वो यस की तरफ थी। तो फिर आज सुबह से ही मैंने क्या किया, जो सिलेबस था उसको निकाला और उस पर जो डिस्कशन करने के लिए हम डीपली इसमें डिस्कशन करेंगे, तो उसके लिए मैंने तैयारी करी और अब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए सिलेबस क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि सिलेबस की इंपॉर्टेंस क्या है। क्यों जब भी कोई बुक स्टार्ट होती है, कोई भी पेपर स्टार्ट होता है, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले क्यों ये कहा जाता है कि आप सिलेबस को सबसे पहले पढ़िए। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आप लोगों ने सिलेबस को ढंग से पढ़ लिया, एक बार आपके सामने सिलेबस आ गया उस चीज़ का, उस प्रिपरेशन का, या जो भी आपका एग्ज़ाम है, तो आप ये समझिए आपकी जो 50% तैयारी है, तो आप ये समझिए आप उसकी जो 50% तैयारी है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। बाकी का 50% आपको क्या है वो करना है। ठीक है। यानी कि आप एक समझिए, ये चीज़ समझिए कि आपको कहीं जाना है। ठीक है। और आपको अब रास्ता पता चल गया। ठीक है। आपको रास्ता पता चल गया कि यहाँ से 2 किलोमीटर इधर जाना है। ठीक है। इतना आपको पता लग गया, अब आपको वहाँ जाना है, अगर आपको पहुँचना है तो वहाँ जाना होगा। तो सिलेबस क्या काम कर रहा है, उस रास्ते का काम कर रहा है, जो बता रहा है कि वहाँ पे कैसे जाना है और किस रास्ते से जाना है। ठीक है। देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे कि कुल कितने, जो फर्स्ट ईयर है आपकी उसके अंदर कुल कितने पेपर्स होते हैं और किस किस तरह से उनका जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी आप फर्स्ट ईयर में जैसे आपने एडमिशन लिया होगा तो आप 12th क्लास पास आउट करके आए होंगे, तो आपने अब तक यूनिवर्सिटी की छोड़ के कॉलेज में पहली बार एडमिशन लिया है, तो आपने अब तक स्कूल के एग्ज़ाम दिए हैं। तो स्कूल का जो एग्ज़ाम होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं, या फिर हम कहें 80 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, आपके 20 सेशनल जाते हैं। और बोर्ड के एग्ज़ाम जो होते हैं वो 56 नंबर के होते हैं। ठीक है। तो अभी क्या है, लेकिन आप जब यूनिवर्सिटी में आ जाओगे तो वहाँ सिस्टम पूरा बदल जाता है, एक ही सब्जेक्ट के आपको 3 पेपर देखने को मिलते हैं और प्रैक्टिकल अलग से। ठीक है। तो देखिए टोटल 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। जो पेपर फर्स्ट होता है वो 33 मार्क्स का होता है, और पेपर सेकंड वो भी 33 मार्क्स का होता है, और पेपर थर्ड होता है वो 34 मार्क्स का होता है। और यहाँ पर आके इनके जो मार्क्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं 100 मार्क्स। ठीक है। एंड 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हो जाता है, तो ऐसे करके इसमें हम 50 और ऐड करें ये, तो ये हो जाता है 150 की आपकी एक सब्जेक्ट बनती है। ठीक है। कितने बनते हैं, 150 की आपकी एक सब्जेक्ट बनती है। और जो मिनिमम मार्क्स होते हैं वो 36 होते हैं। हमें मिनिमम से मतलब नहीं है, हमें मैक्सिमम से मतलब होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये हमने क्या देख लिया, स्कीम देख ली किस तरीके से कितने पेपर्स होते हैं आपके। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम जो ये जो सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, ये बेसिकली देखिए मैं राजस्थान से हूँ और हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी लगती है वो महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी लगती है। तो राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं लगभग उनके अंदर सेम सिलेबस काम करता है। लेकिन यदि हम आउट ऑफ राजस्थान की बात करें तो कुछ स्टेट में जो है वो सिलेबस थोड़ा डिफरेंस है। अब देखिए जो डिफरेंस है वो कहाँ पे है सिलेबस में, कि किसी के अंदर जो पेपर फर्स्ट है वो पेपर सेकंड में दे दिया है, और पेपर थर्ड है वो पेपर फर्स्ट की जगह पढ़ा दिया जाता है। जहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम होता है वहाँ पे भी यही कर दिया जाता है कि जैसे पेपर फर्स्ट है उसका एक पोर्शन फर्स्ट सेमेस्टर में दे दिया, और पेपर सेकंड का जो फर्स्ट पोर्शन है वो उसी के सेकंड सेमेस्टर में दे दिया। तो ये थोड़ा सा इंटरचेंज कर देते हैं, बाकी जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो सबके सब आपके सेम ही होते हैं लगभग बीएससी के अंदर। फिर भी आपको कोई ऐसा लगे, आप एक बार सिलेबस को देखिए, उसके बाद आप मैच करिए अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से। आपको कोई लगता है कि सर ये टॉपिक आपके इस सिलेबस में नहीं है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप जाके कमेंट करिए, मैं आपको उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। चलिए हम अपनी वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आपकी फर्स्ट ईयर है, जूलॉजी के हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की, 3 सब्जेक्ट हैं आपके पास, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। अपन फिलहाल जूलॉजी की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम बॉटनी की भी बात करेंगे। ठीक है। तो उसके अंदर आपको 3 पेपर दिए गए हैं राजस्थान में, यदि हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ की, तो उसमें पेपर फर्स्ट है आपका डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स एंड एवोल्यूशन, यानी कि हिंदी में इसका जो मतलब बनता है वो प्राणी विविधता एवं उद्विकास। ठीक है।
ये आपका पेपर फर्स्ट है, 33 मार्क्स इसके होते हैं। उसके बाद अब सेकंड जो पेपर आता है वो सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स यानी कि कोशिका विज्ञान और आनुवंशिकी हो जाता है। और जो पेपर थर्ड है आपका वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी यानी परिवर्धन जैविकी। ठीक है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का मतलब होता है परिवर्धन जैविकी। तो ये 3 पेपर हैं आपके और इन तीनों से मार्क्स बनते हैं आपके 100 मार्क्स। ठीक है, हम तीनों पेपर को इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे और आप वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको दिलासा दिला रहा हूँ कि एक बार अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो आपको सिलेबस टिप्स पे याद हो जाएगा। और आपको सिलेबस हो गया मतलब मैंने पहले ही बताया कि 50% आपके काम है वो हो गया। ठीक है, चलिए सबसे पहले पेपर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे जो सिस्टम चलता है वो यूनिट्स वाइज चलता है। तो हमारे पेपर्स में 3 यूनिट्स आती हैं जूलॉजी के अंदर और 4 यूनिट चलती है केमिस्ट्री के अंदर। हम फिलहाल जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो 3 यूनिट्स के हिसाब से पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट यूनिट है सेक्शन ए। ठीक है, मैं बात करूं कि बीएससी के अंदर जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी है, अब मुझे पता नहीं हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वो काफ़ी इजी रखा गया है यूनिवर्सिटी का। अब आउट ऑफ राजस्थान का मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन राजस्थान में काफ़ी इजी रखा गया है। फिर भी पता नहीं बच्चे कैसे फेल हो जाते हैं, मुझे इसका आइडिया नहीं है या तो वो पढ़ते नहीं होंगे। बाकी कॉलेज लेवल पे आके पास होना बहुत ही मतलब मैं कहूँ बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, चलिए जो पहली यूनिट है उसके अंदर हमारा जो टॉपिक है पहली यूनिट के अंदर वो है मेन टॉपिक है आपका डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल यानी कि जैव विविधता। प्राणियों में जो विविधता है उसके अंदर हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं वो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है आपका और प्रिंसिपल जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर मैमलियन फौना। अब मैं आपको हिंदी में बताता हुआ चलता हूँ कि इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है बेसिकली। तो देखिए जब हमारे एनिमल्स थे वो काफ़ी सारे एनिमल्स थे तो उन सबको एक विश्व भर में जितने भी एनिमल्स हैं तो उनको एक हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसके आधार पर, जू जियोग्राफिकल। ठीक है, प्राणी भौगोलिक जो क्षेत्र हैं उस आधार पे हमने उनको डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, पर्टिकुलर उनको क्षेत्र दे दिए कि किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में एक इसी प्रकार के जंतु पाए जाएंगे। जैसे कि कुछ क्षेत्र हैं आपके पहली आर्कटिक क्षेत्र है, न्यू आर्कटिक क्षेत्र है, नियोट्रॉपिकल क्षेत्र है। तो इस तरीके कुछ रीजन्स बना दिए गए। ठीक है, और उन पर्टिकुलर रीजन्स में कुछ पर्टिकुलर जंतु पाए जाएंगे। तो वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा रहता है, क्या क्या वहाँ पर रहने के लिए अनुकूलित वो जंतु है या नहीं है। तो एक पर्टिकुलर जगह पर पर्टिकुलर एनिमल्स पाए जाते हैं, ये बेसिक सी बात है। तो ये चीज़ें हमको पढ़नी है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको पेपर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुछ नियम है किस तरीके से उनको डिवाइडेशन या बांटा गया है रीजन्स में। ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ है पहले टॉपिक के अंदर। दूसरे की हम बात करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ फौना ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। अब देखिए क्या है यहाँ पर जो टॉपिक है वो बेसिकली दिया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर जो टॉपिक बनता है वो बनता है बायोडाइवर्सिटी का आपके अंदर। ठीक है, यानी कि जैव विविधता का जो टॉपिक बनता है वो यहाँ पर बनता है कि जैव विविधता किसे कहते हैं, जैव विविधता क्या होती है और कितने प्रकार से जो है जैव विविधता पाई जाती है, वो यहाँ पे टॉपिक बनता है। लेकिन देखिए कंफ्यूज करने के लिए क्या लिखा गया है, डाइवर्सिटी ऑफ फौना ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। कोई समझे तो समझ भी ना पाए इस चीज़ को। ठीक है, लेकिन बेसिक क्या टॉपिक बनता है, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर टॉपिक बनता है। क्लासेज में अपने को बायोडाइवर्सिटी ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगले की बात करते हैं एडेप्टेशन ऑफ एनिमल एंड देयर मोड ऑफ लाइफ इन द एनवायरमेंट। इसके अंदर क्या पढ़ने को मिलता है हमें, एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स यानी कि जो जंतु हैं जितने भी उनमें क्या क्या अनुकूलन पाए जा रहे हैं और वो किस तरीके से अपने उसमें रहने के लिए अनुकूलित हैं। ये चीज़ें हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है और अपने वातावरण में रहने के लिए क्या क्या उनमें अनुकूलन पाए जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो मोस्ट बड़ा जो टॉपिक बनता है वो अनुकूलन बनता है और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं रीजन ऑफ डिप्लेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेटिव मेजर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी वेयर एवर रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसका संरक्षण हम किस तरीके से कर सकते हैं, जैव विविधता का संरक्षण। यहाँ पर टॉपिक जो बनता है वो ये बनता है कि जैव विविधता का संरक्षण क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्यों ज़रूरी होता है और किस किस तरीके से हम जैव विविधता का संरक्षण है वो कर सकते हैं अगर वो ज़रूरी है तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक बनता है। आई थिंक मैंने आपको जो जैव विविधता है बायोडाइवर्सिटी है वो करा चुका हूँ मैं बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी के जो टाइप हैं वो भी मैं करा चुका हूँ। अगर जो टॉपिक मैंने करा रखे हैं उनकी वीडियो मैं आपको नीचे दे दूंगा, या फिर मैं ऐसा करूँगा जो फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट है जूलॉजी की वो मैं आपको नीचे दे दूंगा। जो भी आपको टॉपिक पढ़ने हो आप उसमें से जाके पढ़ सकते हैं। एक अच्छा टॉपिक बनता है यहाँ पर कॉन्टिनेंशियल ड्रिफ्ट। इसका मतलब होता है महाद्वीपीय विस्थापन। यानी कि देखिए जो हमारी पृथ्वी है उसमें उथल पुथल चलती रहती है, आप सब जानते हैं। तो अंदर से किस तरीके से उथल पुथल हुई और किस तरीके से जो महाद्वीप हैं वो आपस में विस्थापित हुए और किस तरीके से महाद्वीपों का निर्माण हुआ, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ने को मिलती है। और यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन एक शॉर्ट नोट्स में बनता है। ठीक है, चलिए तो ये क्या हुई, हमारी यूनिट फर्स्ट हो गई, पहली यूनिट हमारे इसके अंदर हो गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब अपन दूसरी यूनिट की तरफ पढ़ते हैं। तो दूसरी यूनिट में हम सबसे पहले किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, बायो सिस्टमेटिक्स एंड टैक्सोनॉमी। अब यहाँ पर हमें वर्गीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। जीव जंतु को हमने देख लिया किस तरीके से वो अनुकूलित होते हैं। अब यहाँ पर हमें किस तरीके से जीवों को वर्गीकृत किया गया है वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है इसमें। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण के जो सामान्य नियम है वो सारे इसके अंदर पढ़ने होते हैं हमें। कॉन्सेप्ट ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन है जो हम 11th क्लास के अंदर पढ़ते हैं, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम, और लास्ट में जाके पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर हमें जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी, वो जो 5 किंगडम्स हैं उनके कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें पढ़ने हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर और क्लासिस्टिक्स एंड मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी, यानी कि जो आणविक वर्गीकी है वो भी यहाँ पर पढ़ने को मिलती है। और इसके अंदर अपन क्या पढ़ते हैं कि कुछ जो जीव जंतु हैं उनके हमें फिजिकली हम उन्हें नहीं देख सकते या फिजिकली हम उनका वर्गीकरण नहीं कर सकते, तो उनका फिर हम मॉलिक्यूलर बेस पे हम वर्गीकरण करते हैं, यानी कि किसमें किस तरीके का डीएनए है, किस तरीके का आरएनए है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली हम बात करें तो एनिमल किंगडम को 2 सब किंगडम्स में डिवाइड किया गया था, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। तो इन सब के अंदर इनका जो कॉन्सेप्ट है वो हमें पढ़ना है, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ का, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हमें पढ़ना है इसी यूनिट 2 के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट। अब देखिए जो टैक्सोनॉमी है वर्गीकी है और कुछ बेसिस बनाए गए हैं क्लासिफिकेशन के, जिनके आधार पर हमें नॉन कॉर्डेट्स यानी कि अकशेरुकी और कशेरुकियों को वर्गीकृत करना है। तो वो क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं, देखिए सिमेट्री के बेस पर यानी सममिति के आधार पर कई प्रकार के जंतु होते हैं, असममित, द्विपार्श्व सममित, वो सिमेट्री हमें पढ़नी है। और सीलोम यानी कि देह गुहा जिसे हम कहते हैं, तो एसिलोमेट सीलोमेट जंतु होते हैं जिनमें ट्रूसिलोम पाई जाती है, तो उस तरीके के जंतु हैं। और सेगमेंटेशन यानी कि खंडी भवन, तो ए सेगमेंटेड जंतु होते हैं जिनमें सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता, एक ट्रू सेगमेंटेड होते हैं, एक फॉल्स सेगमेंटेड होते हैं। और एम्ब्रियोजेनी, तो भ्रूणता के आधार पर भी हमें क्लासिफिकेशन जो है वो पढ़ना है जंतुओं का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट अप टू सब ऑर्डर विद एग्जांपल। ये जो आपकी इस यूनिट के अंदर ये जो पोर्शन है ये सबसे लंबा पोर्शन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा ही ये गया है कि डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। तो नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, यानी कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, पॉरीफेरा से करेंगे, यानी प्रोटोजोआ से हम स्टार्टिंग करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, कॉर्डेटा में हम ह्यूमंस तक जाएंगे, मेलिया तक। और साथ ही साथ उनके क्या पढ़ना है, सब ऑर्डर्स भी हमें पढ़ने हैं विद एग्जांपल के साथ, यानी कि उदाहरण भी हमें इन चीज़ के पढ़ने हैं। और फाइलोजेनी ऑफ मेजर इनवर्टिब्रेट फाइला, ये चीज़ें भी हमें इसके अंदर पढ़नी है। तो ये यूनिट काफ़ी लंबी हो जाती है, यानी कि आप ये समझ लीजिए पूरी बुक का यानी पूरी पेपर का 60 to 70% ये अकेली यूनिट घेरे हुए हैं। ठीक है, बाकी के 40 to 30% आपके 2 यूनिट हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि जो अकशेरुकी हैं, इन्वर्टिब्रेट्स हैं, अकशेरुकी हैं, उनके जो कुछ प्रमुख फाइलम्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें पढ़ना है, उनके बारे में हमें बेसिकली पढ़ना है। और कुछ जो कॉर्डेट्स जंतु हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ना होता है, और जो कि इसके अंदर आ जाएगा। और नॉन कॉर्डेट्स जो हैं उनके विद एग्जाम्पल हमें पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से ये सेक्शन भी हो जाता है, जो कि बेसिकली किस पे डिपेंड है, टैक्सोनॉमी और बायोसिस्टमेटिक्स के अंदर। तो इसका मैंने आई होप एक भी वीडियो मैंने यहाँ तक अभी तक नहीं बनाया है इस यूनिट के अंदर, ये यूनिट बिल्कुल खाली है। ठीक है, चलिए, लेकिन हमें पढ़ना सब कुछ, हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करेंगे सब कुछ। चलिए सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं, यानी यूनिट 3 के अंदर बढ़ते हैं, एवोल्यूशन, उद्विकास जिसे हम कह सकते हैं। तो देखिए हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूटरी थॉट्स, लैमार्किज्म एंड डार्विनिज्म। अब देखिए क्या है कि जो एवोल्यूशन है यानी उद्विकास के जो विचार हैं वो हमें पढ़ने हैं, इतिहास हमें पढ़ना है कि किस किस तरीके से विचार आए, और 2 ही वैज्ञानिक ऐसे हैं जिनके विचार हमें बुक में दिए गए हैं, वही पढ़ने हैं, लैमार्किज्म यानी कि लैमार्कवाद और डार्विनवाद, 2 ही जो विचार हैं हमें पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए एक नेचुरल सिलेक्शन पढ़ना है, एक स्पेशियन पढ़ना है। नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक वर्ण, जिसे हम कह सकते हैं प्राकृतिक वर्ण यानी कि प्रकृति के आधार पर जंतुओं का चयन करती है कि जो लड़ेगा वही जीतेगा। ठीक, ये चीज़ है। स्पेशिएशन का मतलब है कि आपका जाति उद्भवन, किस तरीके से जाति है उसका वो उद्भवित हुई है, यानी कि किस तरीके से स्टार्टिंग में उसका कौन जंतु थे, फिर लास्ट में आके उसके फिलहाल के टाइम पे कौन से जंतु उसके जीवित हैं। इसके बाद वेरिएशंस हमें पढ़ने हैं, यानी विभिन्नताएं पढ़नी है, और आइसोलेशन एंड एडेप्टेशंस भी हमें पढ़ने हैं। ठीक है,
और ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है, और एडेप्टेशन यानी अनुकूलन किस किस तरीके से हमें पढ़ना है। और फिर इसके बाद आता है आपका पैलिएंटोलॉजी, यानी कि जीवाश्मीय अध्ययन कहते हैं हम, यानी कि जीवाश्मों का जब अध्ययन करते हैं तो उसे पैलिएंटोलॉजी कहा जाता है। उसके अंदर हमें फॉसिल्स पढ़ने हैं, यानी कि जो जीवाश्म है वो पढ़ने हैं। जियोलॉजिकल डिविजन्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी कि जो प्राचीन काल में जो पृथ्वी थी वो किस तरीके की पृथ्वी थी और किस किस आधार पर जो डिवीज़न है वो किए गए हैं पृथ्वी के, वो सब इसके अंदर हमें पढ़ना है, ठीक है। और बेसिकली हम बात करें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं, तो कुछ काल इसके अंदर दिए गए हैं, ठीक है, कुछ काल इसके अंदर दिए गए हैं और उन कालों का अध्ययन हमें पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि मीजोजोइक काल हो गया, सीनोजोइक काल हो गया और साइजोजोइक काल हो गया। तो कुछ काल हैं जिनके आधार पर जो प्राचीन में जो जीवाश्म में जो समय बीत गया उसको वर्गीकृत किया गया है, वो सब चीज़ हमें पढ़नी है, जिसे कि हम कह सकते हैं इम्परफेक्शन ऑफ जियोलॉजिकल रिकॉर्ड, ठीक है। और कुछ हमें कुछ ऐसे जीवाश्म हैं, जीवित जीवाश्म जिन्हें कह लीजिए, कुछ ऐसे जीवित जीवाश्म हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। एक हमें डायनासोर्स के बारे में पढ़ना है और एक आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में पढ़ना है। ये दो जीवित जीवाश्म हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है और यहाँ से क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। तो इस यूनिट के अंदर भी हमने अभी तक एक भी टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है, वो भी हम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों का काम सिर्फ इतना है, ये फर्स्ट पेपर आपका कंप्लीट हो गया है। आप लोगों का काम सिर्फ इतना है, आप बस इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि पहले हम कौन सी पेपर को स्टार्ट करें और कौन से पेपर में हम कौन सी यूनिट को स्टार्ट करें, ठीक है। सिर्फ इतना सा काम मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी के सारे काम मैं कर ही रहा हूँ आपके, ठीक है। तो ये पेपर फर्स्ट हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो पेपर आता है हमारा सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ठीक है। दूसरा पेपर कौन सा आता है हमारा, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो सेकंड पेपर आता है हमारा सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, यानी कि कोशिका विज्ञान और आनुवंशिकी। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर माना जाता है और जब आप मार्केट में इसकी बुक लेने निकलेंगे तो सबसे मोटी बुक इसी पेपर की आती है, ठीक है। तो यही सेम पेपर आपका बॉटनी का पेपर सेकंड है, आई थिंक पेपर फर्स्ट है, ठीक है। ये बॉटनी में पेपर फर्स्ट है। तो कुछ पेपर ऐसे हैं जो कि बॉटनी और जूलॉजी में लगभग सेम टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही यूनिट वाला सिस्टम है। सेक्शन ए फर्स्ट यूनिट में अपन सेल बायोलॉजी देखते हैं। सेल बायोलॉजी के अंदर अपन को क्या क्या चीज़ पढ़नी है, इंट्रोडक्शन टू सेल, यानी कि कोशिका का परिचय, ठीक है। कोशिका का बेसिक परिचय यहाँ पर बताया गया, क्योंकि ये चीज़ें आपने 11th क्लास में जरूर पढ़ी होंगी। तो उसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए मोर्फोलॉजी पढ़ेंगे अपन कोशिका के अंदर। तो इसके अंदर कोशिका के परिचय में अपन क्या पढ़ेंगे, मोर्फोलॉजी पढ़ेंगे, उसकी साइज़ पढ़ेंगे, कोशिका किस किस साइज़ की होती है, क्या क्या कोशिका की शेप होती है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की शेप पाई जाती है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की हमें संरचना पढ़नी है, प्लांट और एनिमल सेल्स की हमें संरचना पढ़नी है, और बेसिक आइडिया हमें लेना है किसका, वायरस का, वायरॉइड्स, वायरस के बारे में थोड़ा समझ जानना है, और सेल थ्योरी, ठीक है। ये कुछ नहीं है, छोटे मोटे से टॉपिक्स हैं, इनको मैं आपको करवा दूंगा आसानी से और आसानी से आपको समझ में भी आ जाएंगे। उसके बाद डीप हमें अध्ययन करना है किसका, सेल मेम्ब्रेन का। तो सेल मेम्ब्रेन में हमें उसकी जो सेल मेम्ब्रेन के कैरेक्टर्स हैं वो हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, वो चीज़ें हमें इसके अंदर देखनी है, ठीक है। तो कोशिका में जो कोशिका का रासायनिक संगठन है, बेसिकली यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है कि कोशिका झिल्ली का जो रासायनिक संगठन है वो किस प्रकार से बनता है, ठीक है। ये हमें यहाँ पर पढ़ना है। और इसके अलावा जो कुछ कोशिका झिल्ली को समझाने के लिए कुछ मॉडल्स दिए गए, यानी कि कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके बताए, अवधारणाएं दी। तो उनमें से जो मॉडल हमें पढ़ना है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ना है, सिंगल एंड निकोल्सन का, ठीक है। और उसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन, यानी कि इकाई झिल्ली अवधारणा। ये दो हमें अवधारणाएं पढ़नी है, कौन कौन सी, तरल मोज़ेक मॉडल जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, जो सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया, और उसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन, यानी कि इकाई झिल्ली अवधारणा, ठीक है। तो इससे कंप्लीट आपका सेल मेम्ब्रेन बन जाएगा। और यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो आपका एक तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे बनता है, सिंगल निकोल्सन वाले पे बनता है, या फिर आपका जो सेल मेम्ब्रेन की मॉलिक्यूल्स हैं उस पर यहाँ पर यानी कोशिका झिल्ली का जो रासायनिक संगठन है वहाँ से क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। चलिए आगे हमें पढ़ना है कोशिका झिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट है यानी अभिगमन है वो हमें पढ़ना है। जैसे कि डिफ्यूजन हो गया, आपका विसरण हो गया, ऑस्मोसिस, जो परासरण, विसरण, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। और फैसिलिटेटेड, मेडिएटेड, दोनों तरीके का हमें पढ़ना है, यानी कि विकल्पी और या फिर माध्य द्वारा अभिगमन, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट,
ठीक है। पैसिव में तो कौन कौन से हो जाएंगे, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड एंड मेडिटेड एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हमें सक्रिय अभिगमन भी इसमें पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमें पढ़नी है। और यहाँ से यदि मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका सक्रिय अभिगमन से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर परासरण और विसरण में अंतर पूछा जाता है, या परासरण और विसरण में शॉर्ट नोट्स आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगले टॉपिक पर हम बढ़ते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। तो कुछ कोशिकांग है जहाँ जो कि काफ़ी डीप में यहाँ पर बताया गया है। तो कुछ कोशिकांग कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया एक कंप्लीट टॉपिक है यहाँ पर दिया गया, और पूरा आपको 6 नंबर में ये माइटोकॉन्ड्रिया पूछा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर स्ट्रक्चर हमें माइटोकॉन्ड्रिया की पढ़नी है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें पढ़ना है, और किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हुआ यानी कि बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हमें पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया के केमिकल जो कंपोजिशन है वो हमें पढ़ना है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, और माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरीके की जो प्रोसेस है वो चलती है, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। इसके अलावा ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका केमिकल कंपोजिशन हमें पढ़ना है, किस तरीके से इसका ओरिजिन हुआ और क्या क्या इसके फंक्शंस हैं। इसी तरह से राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम की स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ राइबोसोम यानी 70S 80S प्रकार के राइबोसोम, केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम, और बायोजेनेसिस यानी किस तरीके से उसका जनन हुआ, किस तरीके से वो उद्भव हुआ, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी कि आपका गोल्जी जटिल हिंदी में है ये, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी अपैरेटस, और इसकी भी हमें संरचना पढ़नी है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और ओरिजिन, ठीक है। तो हर एक के हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, फंक्शंस पढ़ने हैं, ओरिजिन्स पढ़ना है, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर पढ़नी है, केमिकल कंपोजिशन पढ़नी है। इसी तरीके से लाइसोसोम्स में भी हमें यही चीज़ें कवर करनी होंगी, और माइक्रोबॉडीज एंड सेंट्रियोल्स ये भी हमें देखने होंगे, लाइसोसोम एंड माइक्रोबॉडीज भी हमें, और सेंट्रियोल्स की भी संरचना, केमिकल कंपोजिशन, ओरिजिन्स, ये सारी चीज़ें देखनी है। इसके अलावा जो बेसिक सी चीज़ें हैं यानी सीलिया और फ्लैजिला, ठीक है, यानी कि पक्षमाभ और कशाभ, इनके बारे में भी हमें अध्ययन करना है, और यहाँ से ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यानी या तो किसी के कोई एक ऑर्गन्स आपको दे देगा, ठीक है, सेल ऑर्गेनेलिज आपको दे देगा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए, राइबोसोम्स के बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए, ठीक है, या फिर आपसे शॉर्ट नोट्स में पूछेगा सीलिया और फ्लैजिला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। इसी तरह के आपके माइक्रोबिलाई हो जाएंगे, या फिर कोशिका कंकालीय अवयव हो जाएंगे, जिन्हें अपन कहते हैं साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं इसके अंदर, आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी कि सूक्ष्म नलिकाएं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोबिलाई, ये सारी चीज़ें क्या है, साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स हैं, यानी कि कोशिका का एक तरीके से कंकाल का काम करती हैं ये, ठीक है। तो ये आपकी पहली यूनिट हो जाएगी। चलिए सेकंड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड यूनिट में बेसिकली देखिए कुछ नहीं है, जब अपने कोशिका की बाहरी चीज़ें पढ़नी, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, कोशिका के प्रकार पढ़ लिए, कोशिका के ऑर्गेनेल्स पढ़ लिए, अब बात आती है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि कोशिका के केंद्रक की। तो कोशिका के केंद्रक में जब बनाते हैं तो सबसे पहले कोशिका की जो केंद्रक संगठन है उसके बारे में पढ़ना है, और वहाँ पर सबसे पहले जो बात करेंगे अपन न्यूक्लियर एनवेलप की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले न्यूक्लियस देखेंगे, फिर उसकी संरचना देखेंगे, फिर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन देखेंगे यानी उसकी एनवेलप देखेंगे, फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या पाया जा रहा है, और उसके बाद केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस उसकी हमें देखना है, और केंद्रक में जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, केंद्रक द्रव्य है, वो हमें पढ़ना है, क्रोमेटिन जाल है वो हमें देखना है, हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, और न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिक हमें पढ़ने हैं उसकी, और केंद्रिक की भी यानी केंद्रक है जो न्यूक्लियोलस है उसकी संरचना और कार्य हमें देखने, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस देखने, और जो केंद्रक का सिग्निफिकेंस है वो भी हमें देखना है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, न्यूक्लियस के ऊपर कंप्लीट एक नोट लिखवा सकता है वो आपसे, लॉन्ग नोट्स, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनने की काफ़ी चांसेस रहते हैं, और पूछे भी गए हैं यहाँ से क्वेश्चन। उसके बाद बात करके अपन जब हम केंद्र के अंदर घुसेंगे, तो केंद्र के अंदर घुसेंगे सबसे पहले हमें क्रोमोसोम्स मिलेंगे, तो क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेंगे, क्रोमोनिमेटा, ठीक है, क्रोमोमियर्स, ये सारे में क्या बता रहा हूँ आपको, गुणसूत्र की संरचना बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्रोमोनिमेटा, क्रोमोमियर्स, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन, सैटेलाइट, टीलोमियर, ये सारी चीज़ें कब आएंगी, जब हम क्रोमोसोम्स की क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्या कहते हैं अपन, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन यानी कि रासायनिक संगठन क्या है गुणसूत्रों का। उसके अलावा टाइप्स, कौन कौन से प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र अलग होते हैं, पॉलीटीन गुणसूत्र अलग होते हैं, लैम्प्रोबस गुणसूत्र अलग होते हैं, और कुछ अलग प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और गुणसूत्रों का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें पढ़ना है, ठीक है। ये हमें सिर्फ क्रोमोसोम के अंदर हमें पढ़ना है, और क्रोमोसोम से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और क्रोमोसोम की संरचना बेसिकली और टाइप्स पूछे जाते हैं, ठीक है, यहाँ से। और अगले की तरफ हम बढ़ते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल, हम जानते हैं न्यूक्लिक अम्ल दो ही हैं, आरएनए और डीएनए, और आरएनए डीएनए में न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड,
और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कंप्लीट डीएनए हमें यहाँ पर पढ़ना है, और कंप्लीट ही हमें आरएनए यहाँ पर पढ़ना है। और साथ ही साथ हमें बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए यानी कि डीएनए का जैविक महत्व हमें देखना है, और डीएनए के कौन कौन से रूप हैं यानी कि कितने प्रकार के जो डीएनए हमें पाए जाते हैं वो हमें देखने हैं। उसके बाद रेपिटेटिव डीएनए या फिर सैटेलाइट डीएनए जिसे हम कह सकते हैं पुनरावर्ती डीएनए हमें देखना है। और उसके अलावा जो गुणसूत्रों में पाए जाने वाला डीएनए है, ठीक है, सॉरी, जो गुणसूत्रों के अलावा जो डीएनए पाया जाता है वो कौन कौन से डीएनए होते हैं, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है, तो प्लाज्मिड भी हमें डीएनए के अंदर पढ़ना है। और उसके अलावा अपन राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे, और आरएनए के बारे में फिर हम जो आरएनए का केमिकल कंपोजिशन है वो हमें पढ़ना है, क्या क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है आरएनए की, कौन कौन से प्रकार के आरएनए हमें देखने को मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद जो अपनी जेनेटिक्स है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। जेनेटिक कोड एंड ट्रांसलेशन ये हमें पढ़ना है, यानी आनुवांशिक कूट, हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिक कूट, और संकेतक शब्दकोश, आनुवांशिक कूट के प्रमुख गुण, ये सारे किसके अंदर आते हैं, जेनेटिक कोड के अंदर आते हैं। इसके बाद ट्रांसलेशन इसी के अंदर आता है, ठीक है। और उसके बाद सेल्स एंड रिप्रोडक्शन यानी कि जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें सेल्स की क्या भूमिका होती है, वो सारी चीज़ें हमें इसके अंदर मिलेंगी। तो इसमें अपन को जैसे कि सेल साइकिल, कोशिका चक्र हमें पढ़ना है, माइटोसिस और मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ट्रांसलेशन के अंदर वन प्रोटीन सिंथेसिस देखेंगे कि किस तरीके से जो ट्रांसलेशन होके प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनिट सेकंड है वो कंप्लीट हो जाएगी, और काफ़ी बड़ी यूनिट इसे माना जाता है। हालांकि ये पेपर ही काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसमें भी पहली यूनिट भी काफ़ी बड़ी थी, ये भी काफ़ी बड़ी यूनिट पड़ जाती है आपकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट जो थर्ड है आपकी, उसके अंदर कंप्लीट आपका जेनेटिक्स आ जाता है, ठीक है, कंप्लीट जेनेटिक्स आ जाती है। और जेनेटिक्स में जैसे कि मेंडलिज्म, ठीक है, यानी कि मेंडलवाद जैसे हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसके अंदर हमें क्या देखना है कि आनुवंशिक का जो सामान्य परिचय है वो हमें देखना है, क्योंकि बेसिक से यहाँ पर स्टार्ट किया गया है सामान्य परिचय। और उसके बाद मेंडल के जो जीवन है या मेंडल का जो कार्य है वो हमें देखना था। और मेंडल के जो वंशागति के नियम थे, 3 नियम दिए थे मेंडल ने, वो नियम हमें पढ़ने, मेंडल ने कौन कौन से प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट देखने हैं मेंडल के। और उसके बाद हमें एक जीन आनुवंशिकी यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, और मेंडल से पहले कौन कौन से प्रयोग किए गए, ये सारी चीज़ें, और मेंडल ने कौन कौन सी अध्ययन की विधियाँ काम में ली, ये सारी किसके अंदर बातें चल रही हैं, मेंडल बाद के अंदर बातें चल रही हैं, यानी मेंडलिज्म के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और मेंडल ने जो प्रयोग किए उनका क्या क्या परिणाम निकला, ठीक है। उसके बाद क्या क्या शब्दावली है, मेंडल के जो वंशागति के नियम है वो कौन कौन से हैं, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ठीक है, और 2 जीनों की वंशागति किस प्रकार से होती है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोरमेंट यानी कि स्वतंत्र अपविभजन का नियम, और द्विसंकर संकरण है जो आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस के उदाहरण। उसके बाद स्वतंत्र अपविभजन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोरमेंट, ठीक है, ये देखना। उसके बाद ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, जिसमें त्रिसंकर संकरण होता है, और मेंडल के नियमों का जो लास्ट में महत्व आ जाता है, ये यहाँ पर आकर ये जो टॉपिक है खत्म हो जाता है। और फिर एक चीज़ और यहाँ पर जुड़ जाती है कि जो मेंडल के नियम हैं उनसे वो वर्तमान में किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, या उनका वर्तमान में क्या यूज़ है और क्या चल रहा है, उनका वर्तमान स्थिति क्या है। उसके बाद एक चीज़ आती है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका शॉर्ट फॉर्म में कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस को बताइए, समझाइए, और जो वंशागति का जो गुणसूत्र सिद्धांत है वो हमें पढ़ना है। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, मेंडलिज्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी मेंडलवाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जिसे कहते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। थोड़ा सा मैं बता दूं म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, उत्परिवर्तन का, कि अचानक से हुए परिवर्तन क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन कहलाते हैं। तो गुणसूत्रों में अचानक से हुए परिवर्तन क्या कहलाते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाते हैं, गुणसूत्रीय परिवर्तन कहलाते हैं। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं किसके, म्यूटेशन के, उत्परिवर्तन क्या क्या अभिलक्षण हो सकते हैं, और उत्परिवर्तन की जो उत्परिवर्तन है उनकी किस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं, और किस बेस पर जो है म्यूटेशन होते हैं, यानी उनका आणविक आधार क्या है, मॉलिक्यूलर बेस क्या है उनका, वो हमें देखना है। किसी के अंदर हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंदर ही ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद म्यूटेजीन्स यानी उत्परिवर्तन जन, और उत्परिवर्तन की क्या क्या उपयोगिता है और क्या क्या इसकी हानियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हमें क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंदर देखने को मिलेंगी। ये जो पोर्शन है वो पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन माना जाता है, यानी थ्योरेटिकल पोर्शन ही ये है। उसके बाद लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, लिंकेज यानी कि सहलगनता, और क्रॉसिंग ओवर यानी कि जीन विनिमय, किस तरीके से जीन आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो लिंकेज जैसे कि मेज़ के अंदर यानी मक्के के अंदर जो लिंकेज है वो हमें पढ़ना है, ड्रोसोफिला में किस तरीके की लिंकेज पाई जाती है, और क्रॉसिंग ओवर में मियोटिक जो क्रॉसिंग ओवर है वो देखना है हमें, और सोमेटिक जो क्रॉसिंग ओवर है वो, और इसके बाद
एक जो नया टॉपिक निकल के आता है गुणसूत्र मानचित्र बनाना, यानी क्रोमोसोम मैपिंग। कुछ खास नहीं है इसके अंदर, क्रोमोसोम मैपिंग के अंदर मैं आपको इजीली समझा दूंगा, आप आसानी से उसको समझ जाएंगे क्रोमोसोम मैपिंग को, ठीक है। इसके बाद जो है जेनेटिक इंट्रैक्शन, यानी कि जीनों की पारस्परिक क्रिया, ठीक है, किस तरीके से जीन जो है आपस में क्रिया करते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स क्या होते हैं, डुप्लीकेट जीन्स क्या होते हैं, और उसके बाद मैकेनिज्म और इनहिबिटरी जीन्स, और पैलियोट्रॉपी यानी बहुप्रवाहिता। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जेनेटिक इंट्रैक्शन के अंदर आते हैं, और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं 3 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद साइटोप्लाज्मिक मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। वो किसके अंदर आता है, इसी के जेनेटिक इंट्रैक्शन के अंदर आता है। उसके बाद सेक्स और डिटरमाइनेशन, ड्रोसोफिला का सेक्स किस तरीके से डिटरमाइनेट होता है, और ह्यूमन का, ये दो जो एनिमल्स है ये हमें पढ़ने हैं किस तरीके से, जो हम देख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ जो हमें पढ़नी है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अंदर ही वो आती है, और उसमें क्या पढ़ना है हमें कि घोंघे के कवच में किस तरीके से कुंडलन पाया जाता है। बहुत ही ईजी टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है, मैं आपको आसानी से इसको करवा दूंगा और आसानी से ही आपकी समझ में ये आ जाएगा। और इसके बाद कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं कि आनुवांशिक विकृतियाँ या आनुवांशिक रोग, और एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जीन जैसे रेकॉन, म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन, ये कुछ जीन के कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे से, वो कि हमें पढ़ने हैं। और बहुत ही लेंदी ये पेपर माना जाता है, तो काफ़ी लंबा ये पेपर है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा पेपर हम सबसे पहले स्टार्ट करें, ठीक है, उसी पेपर को आपको स्टार्ट करवा दिया जाएगा। चलिए पेपर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं, और ये पेपर है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसमें कि मैंने काफ़ी टॉपिक आपको करवा दिए हैं, और यही पेपर मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था क्योंकि ये काफ़ी छोटा पेपर है, ठीक है, और वही 3 यूनिट इसके अंदर हैं, और ये पेपर के जो मार्क्स हैं वो 34 मार्क्स का ये पेपर है, ठीक है। तो इसमें पहली यूनिट के अंदर लगभग मैं करवा चुका हूँ आपको पहली यूनिट। इसमें क्या है, हिस्टोरिकल रिव्यू है, टाइप्स एंड स्कोप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी यानी कि भ्रूणिकी हिंदी में कहते हैं, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। क्या होता है कि इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा कि एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है और उसकी हिस्ट्री है, और क्या क्या प्रकार की जो क्या कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी होती है, कौन कौन सी प्रकार की, और ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा गैमेटोजेनेसिस है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे इनका फॉर्मेशन देखते हैं अपन, ओवा एंड स्पर्म का, किस तरीके से ओवा बनता है, किस तरीके से स्पर्म बनता है। oogenesis ओवा के फॉर्मेशन को बोला जाता है, और स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है, ठीक है। तो ये गैमेटोजेनेसिस के अंदर ये दोनों प्रोसेस आती हैं। उसके बाद वाइटेलोजेनेसिस होता है, पीतक जनन जिसे कहते हैं, कि अंडे में किस तरीके से जो उसका येलो वाला जो पार्ट होता है वो किस तरीके से बनता है, और किस किस तरीके से उसका वितरण होता है, और इसी आधार पर जो एग हैं उसके प्रकार बताए गए हैं, कौन कौन से प्रकार के अंडे होते हैं, मध्य पीत की, अपीत की और अतिपीत की, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स जो हैं मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं, आप जाके देखिए और काफ़ी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद टॉपिक आता है अपना निषेचन, फर्टिलाइजेशन, यानी कि देखिए क्या हुआ, ओवा बन गया, स्पर्म भी बन गया, ठीक है। तो ओवा का बनना oogenesis, स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस, और जब दोनों चीज़ बन गई तो दोनों का मिलन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और इसी फॉर्मेशन जाइगोट के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसके बाद एक प्रोसेस आती है पार्थिनोजेनेसिस, जो कि हिंदी में बोलते हैं अनिषेक जनन, यानी कि बिना निषेचन के ही कोई जीव का निर्माण हो रहा है, तो उसे अपन पार्थिनोजेनेसिस यानी अनिषेक जनन कहेंगे। इस पर भी मैंने आपको वीडियो बना रखा है, नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में उसको जरूर देखिएगा आप। तो इस तरीके से सिंपल से आपकी यूनिट फर्स्ट है। इसके बाद यूनिट सेकंड की तरफ हम बढ़ते हैं, और इसमें हमें क्या देखना है, पैटर्न एंड प्रोसेस। इसके अंदर क्या है, पैटर्न एंड प्रोसेस, किस किस तरीके से जो डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा हमारा, क्या क्या उसकी प्रोसेस रहेंगी। तो इसके बाद सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो क्लीवेज आता है, यानी विदलन जिसे हिंदी में कहते हैं। यहाँ पे मैंने अभी वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने ब्लास्टुलेशन एंड मोरुलेशन को कवर किया था, हाल फिलहाल की ही बात है ये, हाल फिलहाल में मैंने इस पर वीडियो बनाई थी। तो जैसे कि पूरा प्रोसेस चल रहा है, हम देखिए सबसे पहले फीमेल गैमेट बना, फिर मेल गैमेट बना, फिर उनका निषेचन हुआ, फिर उसमें मोरुलेशन हुआ यानी मोरुला बना जाइगोट से मोरुलेशन बना, फिर उसका ब्लास्टुलेशन बना, और ब्लास्टुलेशन के बाद गैस्ट्रुलेशन बनेगा। और फेट मैप्स का मतलब जो होता है वो ये होता है कि जो 3 लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और उन तीनों लेयर्स का, ठीक है, उन तीनों लेयर से कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसको कहते हैं फेट मैप्स। उसकी कुछ मेथड्स हैं वो कि हमें पढ़ने हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता फेट मैप से, गैस्ट्रुलेशन से भी कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिकली पूछा जाता है ब्लास्टुलेशन से और मोरुलेशन से, ठीक है। इसके बाद आता है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, जिसे हिंदी में बोला जाता है भ्रूण की प्रेरण। जो नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा वो यही होगा, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के ऊपर। इसके बाद जो डेवलपमेंटल ऑफ चिक अप टू 96 हावर्स स्टेज,
ठीक है। यानी कि जो मुर्गी का अंडा है उसमें अपन उसका जो डेवलपमेंट है वो 96 घंटे तक की जो स्टेज होती है वहाँ तक हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो है सारी प्रोसेस चलती है। उसके बाद एम्ब्रियोनिक एडेप्टेशंस आ जाती हैं, जिसमें कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इनचेक, किस तरीके से जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है मुर्गी के अंडे के अंदर और किस तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है और क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं। और उसके बाद प्लेसेंटेशन इन मैमल्स, यानी कि मैमल्स के अंदर जो प्लेसेंटा बनता है वो किस तरीके से बनता है, और पेडियोजेनेसिस एंड नियोटेमी। ठीक है, तो ये चीज़ें किसके अंदर हैं, आपकी यूनिट सेकंड के अंदर हैं। ठीक है, नियोटेमी का मतलब जो होता है वो होता है आपका चिर भ्रूणता। ठीक है, और पेडियोजेनेसिस का मतलब होता है शावक जनन। यानी कि पेडियोजेनेसिस का मैं बेसिक आपको यहाँ पर बता दूँ कि हमारे जो नॉर्मल जो जनन होता है, नॉर्मल जो रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, पहले कोई बच्चा होगा, वो बड़ा होगा, वो मैच्योर होगा, एक लेवल पे आएगा मैच्योरिटी के लेवल, उसके बाद वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन यदि कोई लार्वल स्टेज है और वो लार्वल है, वो वयस्क नहीं बना है अभी, और वो लार्वा होके ही कोई नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, अगले स्टेज पर वो डेवलपमेंट कर जाए, तो उसे हम पेडियोजेनेसिस कहते हैं। तो जिन एनिमल्स में लार्वा की कई सारी स्टेजेस पाई जाती हैं तो उनमें पेडियोजेनेसिस की प्रोसेस पाई जाती है, और नियोटेमी का मतलब होता है चिर भ्रूणता। ठीक, तो यहाँ पर आपकी आगे कौन सी सेकंड यूनिट है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट थर्ड के अंदर, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन की जो क्षमता होती है। तो पुनरुद्भवन को अब तक आपने ये देखा होगा कि कोई भी जो अपनी बॉडी का ऑर्गन है वो कट के अलग हो जाता है तो वो दोबारा उसी जगह नया ऑर्गन आ जाता है, लेकिन वो किस तरीके से आता है वो सारी प्रोसेस किसके अंदर है, यहाँ पर डिटेल में बताई गई है। तो वो चीज़ यहाँ पर डिटेल में बताई गई है। वेरियस टाइप ऑफ स्टेम सेल एंड देयर एप्लीकेशन, स्टेम सेल क्या होती है, स्तंभ कोशिकाएं क्या होती हैं और क्या उनके एप्लीकेशन से यानी क्या किस तरीके से वो कार्य करती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। उसके बाद क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स की क्लोनिंग किस तरीके से होती है, न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक और एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, ये दो टेक्निक हैं जिनसे अपन क्या कर सकते हैं, क्लोनिंग कर सकते हैं किसी भी एनिमल्स की। जो डॉली भीड़ थी वो किससे बनाई थी, एनिमल्स की क्लोनिंग के थ्रू ही वो बनाई गई थी। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है आपका टेट्राटोजेनेसिस, जिसे हिंदी में बोला जाता है विरूप जनन अथवा विरोत्पादन। जेनेटिक एंड इंड्यूस्ड, दोनों तरीके से वो किया जा सकता है, या तो जेनेटिकली भी हम उसे कर सकते हैं या फिर इंड्यूस्ड यानी कि उत्प्रेरित करके भी हम उसे कर सकते हैं। और बायोलॉजी ऑफ एजिंग, यानी कि जीर्णता क्या होती है, काल प्रभावन जिसे हिंदी में कहते हैं, और सेल डेथ, कोशिका की मृत्यु किस प्रकार से होती है। तो ये बेसिक से टॉपिक्स हैं, मुश्किल से मुश्किल 10-10 मिनट के ये टॉपिक्स हैं सारे के सारे, समझाने में इसमें कुछ नहीं जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर आकर। फर्स्ट ईयर का सिलेबस यहाँ पर आकर अब आगे आपका काम क्या है, आगे मैं आपको सिर्फ एक ही काम देने वाला हूँ कि आप लोगों को जो भी करना है एक कमेंट करनी है नीचे जाके कि कौन सा टॉपिक हमें या कौन सा पेपर हमें सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए। बाकी मैं मेरी तरीके से जो करा रहा हूँ वो चल ही रहा है, आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी को मैं करा रहा हूँ। जैसे ही डेवलपमेंटल बायोलॉजी आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद अपन जो सेल बायोलॉजी वाला यूनिट है, जेनेटिक्स वाली जो टॉपिक बुक है उसको अपन स्टार्ट कर देंगे फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से अपन सेकेंड ईयर का सिलेबस पढ़ेंगे और इसी तरीके से अपन थर्ड ईयर का सिलेबस पढ़ेंगे। तो मैं ये समझता हूँ आपको सिलेबस एक बार अगर माइंड में बैठ गया कि कौन सी बुक के अंदर कौन कौन सी यूनिट है, हालांकि ऐसा नहीं है आपको ये याद करना है, याद नहीं करना है, लेकिन जब भी आप पढ़ने बैठो तो पढ़ने से पहले एक बार सिलेबस को नज़र जरूर डालो और पिछले ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर जरूर देखो। अगर आपको चाहिए ओल्ड ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो मुझे कमेंट करिए नीचे, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस ओल्ड ईयर्स में पूछे जाते हैं। और आपको अगर आपको चाहिए कि आप देखो 12th से पास होके आए हो, ठीक है, तो आपको अगर ये चीज़ चाहिए कि सर हमें ये बताइए कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, देखो मैं आपको क्लियर बता दूँ बोर्ड की तरह का एग्जाम नहीं है। ठीक है, तो बोर्ड की तरह के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर नहीं पूछे जाते क्वेश्चंस, तो अलग तरीके का पैटर्न है। तो आपको पेपर का पैटर्न जानना है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उस पर एक अलग वीडियो बना दूँगा। ठीक है, बाकी जैसे कि आप अभी दिक्कत क्या आ रही है, देखिए बेसिक यहाँ पर कि आपसे पहले वाला जो बैच था यानी कि जो पिछले साल फर्स्ट ईयर में था उनके साल एग्ज़ाम नहीं हुए। ठीक है, तो एग्ज़ाम नहीं हुए तो उनको क्या दिक्कत आ रही है कि उनको पता ही नहीं है कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से आता है। तो वो अगर सेकेंड ईयर में इस साल यदि एग्ज़ाम होते हैं उनके सेकेंड ईयर के तो रिजल्ट उनका काफ़ी ख़राब होने वाला है। ठीक है, तो रिजल्ट उनका काफ़ी ख़राब होगा और उसका खामियाजा हालांकि कह नहीं सकते कुछ भी, बच्चों को ही भुगतना पड़ेगा और कौन भुगतेगा उसका खामियाजा। तो आप इस सारी चीज़ों से बच के रहें और मैं यही चीज़ कहूँगा, आपको पैटर्न जरूर जाने, चाहे आपको आए चाहे पेपर दें या ना दें, लेकिन आपको पैटर्न जरूर पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और अब बात आती है कि सर हम पढ़ें कहाँ से, तो कुछ लोग नोट्स करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि नोट्स का जो सिस्टम है वो मुझे कम दिखता है, आप बुक से ज़रूर पढ़िए।
क्योंकि हमारे जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कुछ ऐसा है कि छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। वो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो नोट्स में आई होप इतने नहीं मिल पाते जितने कि बुक से मिलते हैं, क्योंकि जब कोई एग्जामिनर पेपर बनाने बैठता है तो वो बुक से पेपर बनाता है, ठीक है। उसका यहाँ पर यानी कि यहाँ पे जो हम कहें कि नोट्स वोट्स लेके वो नहीं बैठेगा, वो बुक लेके बैठेगा, ठीक है। तो अगर आप बुक को पढ़ जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा आपको एक एक लाइन रटी होनी चाहिए, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका तो उसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको जरूर आ जाएंगे आई होप, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, आप लाइक नहीं करते हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।